बस पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, सेकंड सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके पास पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट है और आज के इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको देखेंगे। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी आज की इस वीडियो में, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। कई सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना। देखिए, कई सारी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एक-एक करके पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद मैं सारी बातें बताऊँगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। बहुत ज़्यादा सारी जो भी बातें हैं वो सारी होंगी आज की इस वीडियो में। देखिए, अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। देखिए, सिंपल सी बात है, जो आपकी यूनिट 1 है उससे ये वाला क्वेश्चन आया है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। एक विद्या शाखा के रूप में लोक प्रशासन की प्रकृति और प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। मतलब एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक विद्या शाखा यानी कि एक डिसिप्लिन के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से आपके या हमारे सामने आया, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहले आप बताएंगे कि लोक प्रशासन क्या होता है, ये नॉर्मल बातें आप बताएंगे, और इसके बाद आप बताएंगे कि विद्या शाखा के रूप में लोक प्रशासन की प्रकृति और अप्रासंगिकता इसकी क्या रही है। अब ऐसा अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप कहाँ से इसका आंसर ढूंढेंगे, तो जो आपकी यूनिट 1 है, आप यूनिट 1 वाली जो प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो पड़ी है यूनिट 1 की, अगर आप उसे देख लेते हैं, प्लस में एक यूनिट 1 की ही नीचे एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने लोक प्रशासन के अर्थ को समझाया है डिटेल में। अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लोगे तो ये वाला क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ऐसे भी इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, और इसके लिए भी आपको क्या करना है, जो यूनिट 1 की वीडियो है वही आपको देखनी है, और उससे आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं बस हल्का सा आपको गाइड कर रहा हूँ कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको किस वीडियो या किस आपकी यूनिट में मिल सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही आपको आंसर भी गाइड किए जा रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, आंसर कैसे आपको कहाँ मिलेंगे ये भी आपको बता दिया। इसके साथ ही लोक प्रशासन के अर्थ और सीमा क्षेत्र की चर्चा कीजिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कई बार। तो जो लोक प्रशासन का जो अर्थ मैंने आपको पढ़ाया है, अगर वो वाली वीडियो आप देख लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली बात करूं तो ये जो आपके 3 स्टार्टिंग के क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं, ये नॉर्मली आपकी यूनिट 1 से ही पूरी तरह संबंधित हैं। तो यूनिट 1 से जो संबंधित वीडियो है वो, और प्लस में जो लोक प्रशासन के अर्थ आपको बता रही है एक वीडियो, अगर आप उसको देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन, इनमें से किसी भी तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप उसे आराम से कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की यहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हर्बर्ट साइमन है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया है, रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बातें कही हैं सारी की सारी आप लिख दो। आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है वही लिखना है यहाँ पर आपको। यहाँ पे बिल्कुल आपका सिलेबस ही तो छापा है यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिखा है, हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण का सिद्धांत, यही लिखा है। तो पूरा जो भी पढ़ाया गया आपको सारी बातें आपको यहाँ लिखनी है। इतनी लिख दो जितने में आपका आंसर हो जाए, जितने भी पेज का आपको आंसर लिखना है उतना अगर आपका हो जाता है तो ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है जितनी भी बातें आपको पता है वो सारी आप लिख दो। जितनी भी बातें इनके सिद्धांत के बारे में आपको बताई गई हैं, आपको पढ़ाई गई हैं, वो सारी बातें आपको लिखनी है। ये मतलब होता है आलोचनात्मक परीक्षण का। सिंपल सी बात बताऊं तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार आलोचनात्मक का मतलब होता है सिर्फ आलोचना करनी है। तो इसका मतलब आलोचना करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है, आलोचनात्मक मतलब होता है सही गलत सारी बातें आप बता दो। सही और गलत सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है, आलोचना का मतलब आलोचना होता है, गलत बातें होती हैं, लेकिन आलोचनात्मक का मतलब अलग होता है। इसका मतलब और इसके मतलब में अंतर है। ठीक है, दोनों के मतलब में अंतर है, आलोचना और आलोचनात्मक में अंतर होता है। आई होप बात को समझ में आ रही होगी आपको बात। अगर नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं, अलग से मैं इसको समझा दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। इस वाले क्वेश्चन में आपको हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण का सिद्धांत पूरी तरह लिखना है। ओके, इसके बाद यही क्वेश्चन इस तरह से भी बनकर आएगा, जैसे कि हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत के योगदान का विश्लेषण कीजिए। अब
बात वही है, घुमा फिरा कर लिखा अलग तरीके से गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि तार्किक निर्णय सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन ने क्या योगदान दिया, उन्होंने क्या बातें कही हैं, तो वही है कुल मिलाकर। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक बात मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप देख लो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है मैंने अंदाजे से बनाए, अंदाजा यहाँ पे कोई कभी यूज़ ही नहीं होता। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव संबंध सिद्धांत किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के ऊपर एक सुधार है, चर्चा कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आया कहाँ से, तो यहाँ पे ये भी समझिए। आपको जब थ्योरीज पढ़ाई जा रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था मानव संबंध सिद्धांत। याद होगा एल्टन मेयो को जब मैंने आपको पढ़ाया था, एल्टन मेयो को, तो उसमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आपको पढ़ाई थी, ठीक है, जो एल्टन मेयो हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत भी आपको पढ़ाया गया था। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और मानव संबंधी जो सिद्धांत है, इसी को आपको लिखना है कुल मिलाकर यहाँ पर, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसने दिया था अभी आगे बताऊंगा मैं। बाकी कुल मिलाकर आपको मानव संबंध सिद्धांत थोड़ा एक्सप्लेन करना है, फिर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए जो टेलर है उन्होंने दिया था, ठीक है, टेलर एक विद्वान थे, तो इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया था। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि डिस्कस टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो बिल्कुल सिलेबस से एग्जैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसके लिए भी जो आपको थ्योरीज वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। आप वीडियोस देखेंगे आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगी, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के ऊपर जो भी वीडियो आपको पढ़ाई गई आप उसको देखिए, सारी बातें आप समझिए, अपने शब्दों में थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके भी आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सही माना जाएगा, पूरी 100% सही होगा, ठीक है। इसके अलावा एक वीडियो में मैंने थ्योरी की ही, एक वीडियो में आपको मैंने हॉथॉर्न प्रयोग पढ़ाए थे जी, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किसमें मैंने पढ़ाया था हॉथॉर्न प्रयोग, बट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था हॉथॉर्न प्रयोग। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आया कि हॉथॉर्न प्रयोगों ने, जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हैं, उन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, विवेचना कीजिए। तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इसके अलावा प्रशासन का पारिस्थितिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टफ लगते हैं और दिए भी जाते हैं एग्जाम में कई बार। देखिए प्रशासन का पारिस्थितिक प्रतिमान किस प्रकार नौकरशाही के आदर्श सिद्धांत से भिन्न है, चर्चा कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो आ रहा है इकोलॉजिकल मॉडल और एक आ रहा है आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत आपको किसमें पढ़ाया गया था, आपको याद होगा जो मैक्स वेबर है, जहाँ तक मुझे याद है मैक्स वेबर ही है, बाकी एक बार आप चेक कर लेना। तो जो मैक्स वेबर वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको नौकरशाही का, आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ाया है, वो है। और इकोलॉजिकल जो रिक्स हैं, ठीक है, जो रिक्स एक विद्वान है, उन्होंने क्या दिया था, इकोलॉजिकल मॉडल दिया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। तो दोनों का ही मिक्सर यहाँ पे क्वेश्चन आया है, दोनों को मिक्स रूप में यहाँ पर रखा गया है। तो आपको इकोलॉजिकल मॉडल भी समझाना है और आइडियल थ्योरी भी समझानी है, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, व्हाट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, नवलोक प्रबंधन क्या है, प्रशासन पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनकर आने के बहुत चांस है, पहले आए भी हैं, ठीक है। इसके अलावा गुड गवर्नेंस क्या है, डिस्कस इट्स सैलिएंट फीचर, यानी कि सुशासन क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं, ये बताइए। तो जितना भी कुछ पढ़ा है आप वो सारा लिख सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होगा जो लास्ट वाला 8वां क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर पर, वो आता है शॉर्ट नोट करके, कि आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी होती है, कुछ सामान्य बातें आपको बतानी होती हैं 2 पॉइंट में, ठीक है। 2 ऑप्शन चूज करने होते हैं, 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं, 4 में से आपको 2 पर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि डिजिटल शासन पर आप लिख दीजिए, तो डिजिटल शासन पर आपको लिखना हो सकता है, अगर आता है तो आप डिजिटल शासन लिख लो। नेटवर्क शासन क्या है, इस पर आप लिख सकते हो। न्यू पब्लिक सर्विस ऑप्शन आ सकता है, इस पर लिख लो। या नवलोक प्रबंधन पहले आ चुका है, नवलोक प्रबंधन एक ऑप्शन, तो इस पर आप लिख सकते हो। तो कोई 2 आपको चूज करने होते हैं। और एक जो लास्ट का एक, या नॉर्मली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा इस समय अगर देखा जाए, तो आपकी जो एक लास्ट यूनिट है, ठीक है, जो आपकी लास्ट यूनिट है जिसमें आपको जेंडर के बारे में बताया गया था, आई थिंक यूनिट 4 है। तो जो आपकी लास्ट यूनिट है जेंडर से संबंधित, लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित जो आपकी यूनिट है, इससे एक क्वेश्चन आना तय है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे बनकर भी आ सकता है कि लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य किस तरह का है, या लैंगिक परिप्रेक्ष्य के मुद्दे को लोक प्रशासन में आप समझाइए, ठीक है। या ऐसा भी बन सकता है कि लिंग संवेदनशीलता और प्रशासन में भागीदारी से संबंधित
बातें बताइए या डिस्कस लिंक्स हम डिस्कस करके भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। कुल मिलाकर ऐसा ही लिखा रहेगा, लिंग परिप्रेक्ष्य या लिंग संवेदनशीलता, शासन में महिलाओं की भागीदारी या प्रशासन में लिंग संवेदनशीलता किस तरह की है या भागीदारी किस तरह की है, ऐसे क्वेश्चन किसी भी तरह का बनकर आ सकता है। इसके लिए आप जो लास्ट यूनिट मैंने आपको पढ़ाई है वो पूरा का पूरा आप अच्छे से पढ़ लो। साथ में जो मेथड्स एंड अप्रोचेस वाला जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी जो लास्ट यूनिट है इसमें भी मैंने आपको जेंडर से संबंधित, लिंग से संबंधित कई सारी बातें आपको बताई हैं। तो अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे ना, एक पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लास्ट यूनिट है जिसमें आपको मैंने ये सारी बातें पढ़ाई हैं, और एक मेथड्स वाली जो वीडियो है, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी जो लास्ट यूनिट है उसमें भी मैंने आपको जेंडर या जो राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है इसके बारे में भी कई सारी बातें बताई हैं। अगर आप दोनों ही वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इसके लिए, और आप काफ़ी अच्छे से अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं इस यूनिट से संबंधित। तो ये क्वेश्चन इससे भी आना तय है। अब यहाँ पे मुद्दे पर आते हैं, क्या 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 बातें कैसे हैं, तो अब यहाँ पे सारी बातों को समझिए, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन बने कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्या बातें हैं, कैसे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लो। देखो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अंदाजे से अपने हिसाब से बनाया है, अपने हिसाब से मैंने अरेंज किया है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से हर चीज़ नहीं कर दी। हर चीज़ हमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ये जो पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, ये पहले थर्ड सेमेस्टर में था। ये पहले कब था? ये थर्ड सेमेस्टर में पहले था ये सब्जेक्ट, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को प्रोवाइड करा दिया गया है, तो ऐसे में अभी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए तो ये नया सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर हमें देखने हैं तो इसके लिए हमें थर्ड सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसे हमने देखना पड़ेगा। और मेरे पास 2021 और 2022, ठीक है, दो क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रिसेंट पड़े हुए थे। पुराने तो आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन पेपर, बाकी जो बहुत ज़्यादा रिसेंट, बहुत ज़्यादा नए जो क्वेश्चन पेपर हैं दोनों पड़े हुए थे मेरे पास, और उनके बेसिस पर मैंने या थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी ये सारे क्वेश्चन मैंने अरेंज किए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक बहुत बड़ा आइडिया दे देते हैं कि किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि इससे आपको एक आइडिया मिल गया। अभी तक आपके पास थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, अब आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। साथ में ये इंपॉर्टेंट भी है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो आने चाहिए, लेकिन हाँ, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं डीयू में कई सारी विविधताएं आ गई हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाना कि यही बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा दिक्कत भी है, ठीक है। अब कई सारी चीज़ें बदलाव भी करके डीयू प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले क्या होता था, बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ जाते थे कई सारे क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन को चेंज करके भी पेश किया जा रहा है। या कभी कभी आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हालांकि डीयू कभी नहीं कहेगा कि मैंने कोई आउट ऑफ क्वेश्चन दिया है आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में जो लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है इनके बारे में, तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको डरने की बात नहीं है आपके लिए, आपको बस क्या करना है, एक काम, वो ये काम करना है आपको कि आपको जितनी भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं वो सारी की सारी देखनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाओगे ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले क्या होता था, बच्चे 1-2 यूनिट कम भी पढ़ते थे तो काम चल जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं, जिसके कारण बच्चे कई सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं या ऐसे 4 क्वेश्चन को चूज़ करते हैं जो उन्हें अच्छे से आते हों। सिंपल सी बात है, आप उन्हीं 4 क्वेश्चन को चूज़ कर पाओगे जो आपको अच्छे से आते हैं, और इसके लिए आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, कई बार हो सकता है 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएँगे आपको लगेगा उस समय एग्ज़ाम में बैठकर कि यार ये तो बहुत अजीब क्वेश्चन है, इस पर मैं ज़्यादा लिख भी नहीं पाऊँगा, अगर नॉलेज भी है मेरे पास तो कम है नॉलेज। तो ऐसे में अगर आप पूरा सिलेबस करके जाएँगे तो आराम से आपको 4 या 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिस पर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे में आप उन 4 को यूज़ कर लेना, लिख लेना उन पर जो आपको अच्छे से आते हों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज की इस वीडियो का जो कंक्लूज़न है वो ये है कि यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांस काफ़ी अधिक हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसा मतलब हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो हमें सिंपल सी चीज़ है, सिलेबस भी पूरा करना है। ये सारी चीज़ें सिलेबस पर ही तो बेस हैं, तो सिलेबस अगर आप पूरा कर लेते हो, अच्छे से सिलेबस पढ़कर जाते हो तो कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। बाकी हाँ, मैं इतना अपने क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि पूरी तरह यूनिट के बेस पर बनाए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं ये, और ऐसे आने के चांस काफ़ी अधिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यहाँ पे बस यही है कि
आप कोई रिस्क ना लें इस बार, तो आप अच्छा से सिलेबस करके जाएंगे तो आपको आराम से 4-5 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में आने ते हैं। बाकी देखिए, यहाँ पर मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जो अब मैंने नहीं ऐड किया हो, तो हो सकता है कि सिलेबस में आपके दिया गया हो कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, और वो मैंने ऐड नहीं किया हो, तो आप उसे भी पढ़ लेना, अपना पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए, ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इनके आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिला होगा, एक बहुत बड़ी मदद हुई होगी, और ये सभी चीज़ें पहले आ चुकी हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए भी इनका महत्व थोड़ा ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।